बच्चों अभी तक जो है हमने चर्चा की कि जो हमारा भारत है उसमें लोग जो है खुद अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, जो उनके लिए उनके सारे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार में लेता है। हमने जाना कि किस प्रकार से चुनाव हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। चुनाव को अगर लोकतांत्रिक तरीके से करना है तो उनके क्या क्या आधार होते हैं जो तय करेंगे जो चुनाव हुआ है वो लोकतांत्रिक है या नहीं। फिर बच्चों इन बीच में आपको एक सवाल आ सकता है कि मैम, जब हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि हमारे अधिकार कौन-कौन से हैं, हमारे कर्तव्य कौन-कौन से हैं, तो आप ये इतना बड़ा चैप्टर क्यों पढ़ा रही हैं? आप तो सिर्फ हमें थोड़ी बहुत चीजें बता दीजिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जो है आगे चल के एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। आप जो है इस देश के लिए वोट देंगे। आपका वोट जो है वो मायने रखेगा, क्योंकि आपके वोट से ही प्रतिनिधित्व बनेंगे जो आगे चल के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का गौरव बढ़ाएंगे, जो इस देश के लिए सेवा करेंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया होती है, हमें किन बातों का इसमें ध्यान रखना है। जब हम एक प्रतिनिधित्व चुनते हैं तो उसके साथ साथ में हमें कौन कौन से कार्य जो है उनको ध्यान में रख के हमारे प्रतिनिधित्व को चुनना है। ये सारी जानकारी आपको होनी है कि आपको किन बहकावों में नहीं आना है। तो इसके लिए जो है अब हम हमारा भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से भारत में चुनाव होते हैं। तो चलिए हम ये जानना शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे यहाँ जो है सबसे महत्वपूर्ण 2 चुनाव होते हैं। पहला होता है लोकसभा का चुनाव और दूसरा होता है बच्चों विधानसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में बच्चों हम जो प्रतिनिधित्व को चुनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। और ये जो है सांसद जो है वो मिलके किसका निर्णय लेते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। विधानसभा जो ये पूरे देश में होता है बच्चों, लोकसभा का जो चुनाव है वो पूरे देश में होता है। फिर विधानसभा का चुनाव यानी कि बच्चों राज्य का चुनाव, राज्य के चुनाव में हम किसको चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं। और ये मिलकर के किसे चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं जो राज्य चलाता है। और लोकसभा जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो हमारा पूरा देश चलाता है। क्या होता है बच्चों कि हर 5 साल का इनके पास समय सीमा होती है, अंतराल रहता है, जब तक कि ये प्रतिनिधित्व जो चुन के आए हैं ये अपना काम करेंगे। जैसे ही 5 साल होते हैं तो बच्चों इनका समय जो होता है वो समाप्त हो जाता है और जो सदन होती है, जिनकी भी सरकार बनी हुई होती है, वो सरकार, वो सदन जो होती है वो भंग हो जाती है। 5 साल के बाद वापस से चुनाव होगा, फिर से नए-नए उम्मीदवार आएँगे या प्रतिनिधित्व आएँगे और उनके बीच में से फिर से जो है लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे, जो आगे जाके अपनी एक सरकार बनाएँगे। तो बच्चों हमें मेन फोकस किस पे करना है, आम चुनाव पे करना है। आम चुनाव कब होता है बच्चों, हर 5 साल में एक समय पे होता है और चुनाव क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। फिर बच्चों एक होते हैं उपचुनाव, जो बीच में होते हैं। इन 5 साल के बीच में कोई अगर प्रतिनिधित्व उम्मीदवार जो होता है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर वो जो है अगर अपने पद पे से इस्तीफा दे देता है, तो इस कारणवश क्या होता है, वहाँ पे उपचुनाव होता है, फिर से चुनाव होता है, फिर से उम्मीदवार खड़े होते हैं और उनमें से जो है लोग वापस से वोट दे करके अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि चुनाव क्षेत्र क्या होता है। बच्चों जो चुनाव होता है उसके लिए हम हमारा जो क्षेत्र होता है, हमारा जो भारत का पूरा भाग है, उसे हम कुछ क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हें बाँट दिया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं या हम उन्हें चुनाव क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा के लिए हमने हमारे पूरे भारत को जो है वो कितने भागों में बाँटा है, कितने क्षेत्रों में बाँटा है, 543 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा है। अब इन क्षेत्र में से बच्चों क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्षेत्र विशेष पर आधारित चुनाव होता है। जो बच्चों क्षेत्र चुने जाते हैं वो समान जनसंख्या वाले होते हैं ताकि जो वोट रहे उनका जो भार हो वो समान रहे। तो जनसंख्या पर ध्यान दिया जाता है कि सारे जितने भी क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या एक जैसी, सिमिलर सी हो। साथ में ही बच्चों उस क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो वहां से एक इंसान को जो है, एक प्रतिनिधित्व को जो है वो चुनते हैं, जो आगे चलकर क्या बनता है, संसद बनता है। और संसद जो होता है वो आगे चल के प्रधानमंत्री चयनित करता है। बच्चों अब जो है हम पढ़ेंगे चुनाव क्षेत्र के बारे में। बच्चों चुनाव करने के लिए हमारा जो पूरा हिस्सा जो होता है, भारत जो है उसको हमने अलग-अलग क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है, ताकि जो वहाँ पे हम चुनाव करा सकें। क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो बच्चों वो क्षेत्र विशेष
पर आधारित प्रत्याशी पे होता है। बच्चों अब जो है हम चुनाव क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव करवाने के लिए हम जो होते हैं, हमने हमारे देश को जो है अन्य क्षेत्रों में बांट रखा है। जैसे कि हमने उन्हें क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकसभा के लिए हमने हमारे देश को 537। बच्चों अब जो है हम चुनाव क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव कराने के लिए हमने जो है देश को कुछ क्षेत्रों में बांट दिया गया है। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए हमने जो हमारा देश है उसको कितने क्षेत्रों में बांट रखा है, 537 क्षेत्रों में हमने बांट रखा है। इन क्षेत्रों को हम बच्चों इस तरीके से बांटते हैं कि हर क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो एक जैसी रहे, थोड़ी बहुत ऊंची नीची चलती है, ताकि जो हो उसमें वोटों का जो है समान भार हो। इसलिए हम इन क्षेत्रों को बांटते हैं। हमारे यहाँ पर बच्चों किस प्रकार की राजनीति होती है, प्रतिनिधित्व होती है, क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि क्षेत्र में से प्रतिनिधित्व उम्मीदवार निकाले जाते हैं। उस क्षेत्र में जो है चुनाव अगर कराया जाता है तो उन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधित्व निकल के आता है, जीत करके आता है, जो आगे जाकर क्या बनता है, संसद बनता है, और फिर आगे जाके वो हमारे प्रधानमंत्री को चयनित करता है। इसी प्रकार से बच्चों ऐसे ही क्षेत्र जैसे हमने ये लोकसभा चुनाव के लिए बनाया है, इसी प्रकार से हम राज्य को जो है विभाजित करते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में, जहां पर हम किसका चयन करते हैं, जहां से हम विधायक का चयन करते हैं। और उसी प्रकार से बच्चों हम जो है गांवों को ब्लॉक में बनाते हैं, वर्गों में बांटते हैं, और उससे जो है हम पंचायत का चुनाव करते हैं। तो चुनाव क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो हम, निर्वाचन क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो हम देश को बांटते हैं। बच्चों अब जो है हम जानेंगे चुनाव क्षेत्र के बारे में। तो चुनाव कराने के लिए बच्चों हम जो है देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधित्व होता है वो क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि एक क्षेत्र को हम जो चयनित क्षेत्र होते हैं वहां से जो उम्मीदवार होते हैं वो खड़े होते हैं, वहां से प्रतिनिधित्व बनता है। फिर वो जो प्रतिनिधित्व जो जीत के आता है बच्चों, वो क्या बनाया जाता है, सांसद बनाया जाता है। जो ये क्षेत्र होते हैं बच्चों, इनको हम इस तरीके से बांटते हैं कि उनमें जो जनसंख्या हो वो समान हो, ताकि जो हो वोट जो रहे वो समान भार के रहे। फिर बच्चों जिस प्रकार से हमने लोकसभा के लिए कितने क्षेत्र ऐसे बनाए गए हैं, 537 क्षेत्र बनाए गए हैं। इन जो पूरा भारत है उसको 537 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। इस प्रकार से 537 प्रतिनिधित्व जो है वो चुन करके उस क्षेत्रों में से आएंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम विभाजन करते हैं राज्य और क्षेत्रीय चुनावों के लिए। राज्य के लिए जो भी राज्य होगा जिसमें चुनाव होना होगा उसे हम इसी प्रकार से क्षेत्रों में बांटेंगे, और उनसे जो है प्रतिनिधित्व निकल के आएंगे, जो आगे चल करके क्या कहेंगे, उन्हें हम जीते हुए प्रतिनिधित्व को विधायक कहेंगे। और क्षेत्रीय यानी कि जैसे हमें पंचायत के चुनाव कराने होते हैं तो उनमें हम जो गांव हैं उन्हें ब्लॉक में, वर्ग में डिवाइड करते हैं, और वहां से जो है प्रतिनिधित्व चुन के निकलते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अब हम पढ़ेंगे कुछ आरक्षित निर्वाचन किए गए जगहों को। बच्चों इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को। क्या होता है बच्चों कि हम कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही कमजोर होती हैं, कमजोर तबके की होती हैं, तो वो जो है अपना उम्मीदवार इतना उनका शक्तिशाली बना नहीं पाती हैं कि वो जो है चुनाव जीत सके। बहुत सारे प्रभावशाली उम्मीदवारों के सामने वो खड़े नहीं हो पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो कमजोर दिखता है, क्योंकि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज जो है वो आ नहीं पाती है। सांसद और विधायकों के रूप में इन जातियों की आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, हमने कुछ क्षेत्रों को जो है आरक्षित कर रखा है, जहां पर सिर्फ इन अनुचित जाति या अनुचित जनजाति के लोग जो हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि उन्हें एक पूरा मौका मिले कि वो जो है अपना पूरा आवाज को संसद तक ले जा सके। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा गया है। ऐसा हमारी लोकसभा में 131 सीटें हैं, जहां पर सिर्फ अनुचित जाति या अनुचित जनजाति के लोग जो हैं चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि बच्चों क्या होगा कि कहीं कहीं पर जहां पर बहुत ज्यादा प्रतिशाली वाले लोग रहेंगे, जिनमें उनके पास पैसा ज्यादा होगा, जिनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा होगी, जो लोकप्रिय ज्यादा होंगे, तो वहां पर ये जो लोग हैं ये अपना काम नहीं कर पाएंगे।
बच्चों इसी में अब हम एक और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसका है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। क्या होता है बच्चों, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, कमजोर तबके की हैं। उनके पास ना ज्यादा इतने संसाधन है, ना ज्यादा इतने पैसे हैं और ना ही ज्यादा इतनी एजुकेशन है, जो थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। तो उनके लिए हमने क्या कर रखा है कि बच्चों अगर वो इस तरीके से स्वतंत्र रूप से अगर चुनाव लड़ती भी है, उम्मीदवार अपने आगे लाती भी है, तो वो जीत नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों की जो है वो कमी हो जाती है। जो प्रभावशाली होते हैं वो उन्हें डरा कर जो है पीछे कर देते हैं। तो इसके लिए हमने एक चीज अपनाई है, वो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। यानी कि हमने कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर रखा है इन लोगों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ के जो इस जाति के जो लोग रहेंगे वही यहाँ पर जो है चुनाव लड़ सकेंगे, यहाँ पे उम्मीदवारी जता सकेंगे। इससे क्या होगा बच्चों, अगर हम इन्हें इस प्रकार से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं देते तो जो हमारे सांसद और विधायक के रूप में जो हमारी इन तबके की जो आवाज है वो हमारे संसद तक नहीं पहुंच जाती। इससे क्या होता कि हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो हमें कमजोर दिखता। इसलिए हमने जो है इस प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं ताकि इनकी आवाज भी जो है वो संसद तक पहुंच सके। हमारे लोकसभा में बच्चों ये बताना मैं भूल गई थी, लोकसभा में ऐसे 131 सीटें हैं जो आरक्षित की गई है। कभी कभी भूल जाती हूँ यार, चलता है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, अब हम मतदाता सूची के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चों चुनाव करते हैं तो उसमें क्या होती है, एक सूची चाहिए होती है हमें। हम जब किराने का सामान लेने के लिए जाते हैं, हमें क्या क्या सामान चाहिए उसकी हम सूची बना के जाते हैं ना। उसी प्रकार से बच्चों कौन कौन जो है वो मतदान कर सकता है उसकी भी एक सूची होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम जो है अच्छी तरीके से चुनाव स्वतंत्र रूप से करा सके, सबको जो है चांस मिल सके। तो जो चुनाव में मतदान की योग्यता रखते हैं उनकी एक पूरी सूची बनाई जाती है। जो मौजूदा सरकार होती है ये उसका काम होता है कि वो ये पूरी सूची बनाए, जो 18 साल के हो चुके हैं उसको उसमें डालें, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो वोट नहीं दे सकते उनका नाम जो है वो उसमें से हटाए। तो इस प्रकार से एक मतदाता सूची बनाई जाती है। उन सबको बच्चों इस प्रकार से एक पहचान पत्र दिया जाता है जिससे कि वो जाकर की वोट दे सके। इसमें इनका फोटो डला हुआ रहता है, आजकल जो है इन्हें इसमें इसका फोटो भी डाला जाता है, नागरिक वोट डाल सकते हैं। बच्चों अब जो है हम पढ़ेंगे मतदाता सूची के बारे में। एक सूची जिसमें सभी मतदाताओं के नाम रहते हैं जो 18 वर्ष के ऊपर के हो चुके होते हैं, जिन्हें वोट डालना होता है। उनकी जो सूची होती है उसे क्या कहा जाता है, मतदाता सूची कहा जाता है। ये मौजूदा सरकार का काम होता है बच्चों कि वो इस प्रकार की सूची बनाए। उसमें जो लोग नहीं है या किसी वजह से कारणवश नहीं रह पाए थे उनका जो है नाम डाले। जो 18 वर्ष के ऊपर के हो चुके हैं उनका उसमें नाम जोड़े, और जो मृत हो चुके हैं उनके नाम उनमें से हटा दिए जाए। इस प्रकार से बच्चों पहचान पत्र सभी लोगों को मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, जिनको दिखा कर की जो वो है वोट दे सकते हैं। इसमें उनका फोटो होता है, उनसे थोड़ी सी जुड़ी हुई कुछ जानकारियां होती हैं, उनकी उम्र होती है, उनका नाम होता है। इस प्रकार की जानकारियां इस पत्र में होती हैं। बच्चों अब जो है हम उम्मीदवारों के बारे में जानेंगे कि जो प्रतिनिधित्व के लिए उम्मीदवारी जताते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो किस प्रकार से अपना नामांकन कराते हैं। तो बच्चों उम्मीदवार बनने के लिए हमें क्या आवश्यक है कि हमारी जो आयु हो वो 25 वर्ष की हो या 25 वर्ष से ज्यादा की हो, तभी आप जो है एक उम्मीदवार बन सकते हैं। इसी के साथ में बच्चों आपको जो है आपका नामांकन कराना होता है, आपको आपके चुनाव आयुक्त के पास जाना होता है, और अगर आप किसी पार्टी के होते हैं तो आपके पार्टी। बच्चों अब जो है हम जानेंगे उम्मीदवारों के बारे में कि उम्मीदवार जो है किस प्रकार से अपना नामांकन कराते हैं। तो बच्चों उम्मीदवार बनने के लिए आपको जो है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप जो है भारत में चुनाव लड़ सकते हैं। आप जो चुनाव है वो किसी पार्टी के तहत भी लड़ सकते हैं या फिर जो है आप स्वतंत्र रूप से भी आपका चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना होता है कि आपको आपका नामांकन कराना होता है, आपको जो है चुनाव आयुक्त के पास जाना होता है, और आपको उसको नॉर्मल भाषा में क्या बोली जाती है, आपको टिकट लेनी होती है।
इसमें आपको जो है कुछ चीज़ों के बारे में बताना होता है, फॉर्म भरने होते हैं और उसके बाद जो है आप एक उम्मीदवार बन सकते हैं। आपको किन-किन बातों की घोषणाएँ करनी होती है, क्या-क्या बातें आपको बतानी होती हैं कि अगर आपके प्रति उम्मीदवार के प्रति कोई गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा, विवरण देना होता है आयोग को। साथ ही में आपका और आपके परिवार के लोगों की संपत्ति के बारे में और अगर आपके ऊपर कोई सा कर्जा है, तो उसके बारे में आपको बताना होता है। साथ ही में आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप कितने पढ़े-लिखे हैं, ये जानकारी आपको देनी होती है। तभी जाकर के जो है वो आयोग तय करता है कि अगर आप में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप तय हो गए हैं, तो आपको वो हटा देता है और अगर वो समझता है कि नहीं आप एक योग्य उम्मीदवार हैं, तो फिर वो आपको क्या दे देता है, वो आपको उस चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दी जाती है। अब बच्चों शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत क्यों नहीं है? हमारे भारत में जो है बच्चों चुनाव लड़ने के लिए आपको कोई भी शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े-लिखे भी नहीं हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो। आप अगर फेल हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो। आप मतलब कि शैक्षणिक योग्यता हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें नहीं, ये गलत हो जाएगा। बच्चों हमारे भारत में जो है वहाँ पे शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे में हम मानते हैं कि सिर्फ़ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ये आप तय नहीं कर सकते कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन निर्णय लेने में समर्थ है, कौन नहीं है। क्योंकि बच्चों एक्सपीरियंस भी कुछ चीज़ होती है। क्योंकि बच्चों ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो उसमें इतना दिमाग हो, वो सारे काम उतने सकुशल कर सकता हो जितना कि एक कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति कर सके अपने अनुभव के तौर पर। साथ ही में बच्चों शैक्षिक योग्यता देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करता है। अगर कोई बच्चों ये चुनाव लड़ना तो हमारा एक अधिकार है, तो उसपे आप तय नहीं कर सकते सिर्फ़ शिक्षा के आधार पर कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। क्योंकि हमारे देश में बच्चों अ, निरक्षरता है, इलिटरेसी है, पर उस आधार पर हम तय नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे बहुत सारे आधार होने चाहिए। बच्चों हमारे यहाँ जो भारत में जो है शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं भी हैं, तो भी आप जो है चुनाव को लड़ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सिर्फ़ शैक्षिक योग्यता का आधार आप नहीं दे सकते क्योंकि अनुभव भी तो बच्चों कोई चीज़ होती है। सिर्फ़ एक काम के आधार पे आप तय नहीं कर सकते। साथ में ही बच्चों जो चुनाव लड़ना है, वो तो एक तरीके से हमारा एक मौलिक अधिकार है ना, तो सिर्फ़ एक योग्यता के आधार पर कि वो बच्चा पढ़ा-लिखा ज़्यादा है, तो उस आधार पर जो है आप अपने अधिकार से लोगों को वंचित नहीं रख सकते। साथ ही में बच्चों सिर्फ़ ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा हो, वो ज़्यादा समझदार हो और ज़्यादा अनुभव हो। जो कम पढ़ा-लिखा हो, मेबी उसमें जो है निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा अच्छी हो, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों का काम कर सकता हो, उसमें ज़्यादा सेवा भाव हो। अगर कोई इसीलिए जो है बच्चों हमने शैक्षणिक योग्यता को ज़रूरत नहीं माना है। बच्चों हमारा जो भारत देश है उसमें हम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता ज़रूरत नहीं रखते हैं क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व हो। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हो, आप कम पढ़े-लिखे भी हो, तो भी आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा ये कहना है कि अनुभव भी तो कोई चीज़ होती है। तो बच्चों इस आधार पर और साथ ही में हमने जो है चुनाव लड़ने को एक मौलिक अधिकार बताया है। तो सिर्फ़ एक योग्यता के आधार पर आप नहीं बोल सकते, आप उसको आपके हमने जो है बच्चों चुनाव लड़ने को अपना एक मौलिक अधिकार बताया है, तो आप जो है अधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकते सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। ये भी तो हो सकता है बच्चों कि जो कम पढ़ा-लिखा हो, उसमें अनुभव ज़्यादा हो, वो ज़्यादा सकुशल तरीके से लोगों की सेवा कर सकता हो, वो सकुशल तरीके से ज़्यादा अच्छे निर्णय ले सकता हो। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने जो है शैक्षणिक योग्यता को सबसे ज़्यादा आवश्यक हमने इसमें नहीं माना है। अब बच्चों हम एक क्रियाकलाप करेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा है उनको जो है हम मैच करेंगे कि कौन-सी चीज़ों का मतलब क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो बच्चों भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषता और कुछ सिद्धांतों को हमें सही जोड़ना है। तो हमारा पहला सिद्धांत क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि यानी कि वोट का जो भार है वो सारे क्षेत्रों में एक जैसा हो। तो इसके लिए क्या होगा कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर के मतदाता हों, ताकि जितने भी क्षेत्र बनाए गए हैं उसमें जो वयस्क हैं वो मताधिकार है। साथ ही में
बच्चों अब जो है हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसमें जो है आपने अभी तक जितने भी चीजों को पढ़ा है उसको आप उसके कुछ सिद्धांतों से, उसकी विशेषताओं से जो है आप जोड़ेंगे, सिद्धांतों को उनकी विशेषताओं से जोड़ेंगे। पहला क्या है बच्चों? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि सबको एक जैसा अधिकार हो वोट देने का। तो इसको आप किससे जोड़ सकते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता हो। सार्वभौम यानी कि एक जैसा फैला हुआ, तो हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता हो, ताकि जो है हमने पढ़ा था कि वोट का जो है वो भार अलग अलग ना हो, समान रूप से भार। फिर बच्चों हमने देखा था कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व। तो इसकी विशेषता क्या है? ताकि अनुचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण हो सके, उनकी आवाज भी जो है संसद और विधायकों के रूप में संसद तक पहुंच सके, इसलिए इसको हम इससे जोड़ देंगे। ये जो है हमारा इससे जुड़ गया। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, इसके लिए हमने क्या कहा था कि खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, इसमें हमने क्या कहा था कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से राजनीति में अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, यानी कि सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी होगी। एक मत एक मोल, यानी कि हमने 18 वर्ष और उसके ऊपर के सभी को मत अधिकार। एक मत एक मोल यानी कि जो भी जितने भी लोग हैं उनका मोल जो है एक वोट का एक जैसा रहेगा। अगर वो किसान हो तो भी उसका एक ही मोल कहलाएगा, और जो है वो बहुत बड़ा व्यापारी हो तो भी उसका मोल एक वोट का मोल सिर्फ एक रहेगा। बच्चों अब जो है हम एक क्रियाकलाप करेंगे। जितने भी विषय आपने अभी इस भाग में पढ़े उनको उनकी विशेषताओं से जोड़ेंगे, उन सिद्धांतों को उनकी विशेषताओं से हम जोड़ेंगे। तो पहला क्या होता है बच्चों? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम यानी कि एक ही जैसी जनसंख्या वाला। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमने क्षेत्र डिवाइड किए थे, जो क्षेत्र भागे बांटे थे, उनको हमने एक जैसी जनसंख्या के आधार पर बांटे थे, ताकि उनका जो वोट है उन पर भार एक जैसा हो। तो इसका क्या इसी के सामने से ही जुड़ सकता है, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। अब हमने दूसरा पढ़ा था कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व। इसके लिए हमने क्या विशेषता की थी? हमने अनुचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया था, तो ये इससे जुड़ जाएगा। फिर बच्चों खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, हमने कहा था कि यहाँ पर हमारे भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें हर एक के पास एक अधिकार होता है कि वो खुद उम्मीदवार बन सकता है। यानी कि खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, उम्मीदवार जो है वो खुद खड़े हो सकते हैं, जिससे भी खड़ा होना है इस प्रतियोगिता में, राजनीतिक प्रतियोगिता में। तो इसका हम सामने ही जोड़ देते हैं, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी होती है। फिर हमने एक पढ़ा था एक मत एक मोल, यानी कि किसी भी चीज को अलग हटा के, अगर उसका शिक्षा क्या है, उसकी लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है, ये सब छोड़ के हर एक जो मत है उसका एक ही मोल रहेगा, एक वोट का एक ही मोल रहेगा। अब वो किसान है वो वोट दे रहा है, या एक वो बहुत बड़ा व्यापारी है वो वोट दे रहा है, वो कौन सी जाति का है ये मायने नहीं रखता है। अगर वो 18 वर्ष का है या उसके ऊपर का है तो उसे मत देने का पूरा अधिकार होता है, और उसका मत जो है वो सभी मत जो है वो सामान्य रूप से अधिकार रखते हैं।